नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव राज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 पर बात कर रहे थे। लास्ट सेशन तक हमने काफी कुछ पढ़ लिया था, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने परावैद्युत पदार्थ और उनके ध्रुवण के बारे में हमने जाना था, ठीक है। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। देखिए दोस्तों, लास्ट सेशन में भी मैंने कहा था कि जब बात करेंगे हम लोग संधारित्र की, ठीक है, जब बात करेंगे हम लोग संधारित्र की तो वहां पे भी हमको एक टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, वो है वैद्युत भंजन, और आज उसका समय आ गया है। अब देखिए दोस्तों, भंजन क्या होता है, आप ऐसा समझ लीजिए कि जब आपने ध्रुवण में पढ़ा था, क्या होता है जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी वायु क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, उनके पास एक द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो उत्पन्न हुआ है, ठीक है, ये अगर फील्ड को बढ़ाया जाए तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ता जाता है। लेकिन दोस्तों, हर चीज की एक सीमा होती है, जैसा मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था। तो होता क्या है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यानी वैद्युत क्षेत्र को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि हमने परावैद्युत के सिरों के मध्य जो विभवांतर लगाया है वो भी बढ़ा दिया है। बिल्कुल सही। जब हम परावैद्युत पदार्थ के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर को या आरोपित वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाते जाते हैं तो एक स्टेज यानी एक कंडीशन, एक अवस्था ऐसी आती है जब परावैद्युत पदार्थ के परमाणुओं के वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वो परावैद्युत पदार्थ का जो परमाणु होता है दोस्तों, वो आयनित हो जाता है, ठीक। ओके, जब ऐसा हो जाएगा कि परावैद्युत पदार्थ के परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन अब मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, मतलब वो परावैद्युत पदार्थ के भीतर कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही तो कंडक्शन होता है। ये आप लोग चैप्टर नंबर 3 यानी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में आप लोग पढ़ेंगे। ओके, तो परावैद्युत पदार्थ में जब वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, परमाणु आयनित हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अब बाह्य वैद्युत क्षेत्र के अधीन गति करना प्रारंभ कर देंगे, और यही इलेक्ट्रॉनों की यही गति, इलेक्ट्रॉन्स की यही गति वैद्युत धारा का कारण बनेगी। यानी कि अब अचालक पदार्थ, जिसे हम लोग परावैद्युत पदार्थ भी बोल रहे थे, उसी अचालक पदार्थ में अब क्या होगा, वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। समझ रहे हैं? गुड, ठीक है। तो अब ये अवस्था कि परावैद्युत पदार्थ के परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत भंजन। अब दोस्तों, वैद्युत भंजन से जुड़े हुए 2 टॉपिक और हैं, वो हमको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए क्या लिखा है, परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य वो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र है जो कोई परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सकता है। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है, किसी परावैद्युत पदार्थ के सिरों पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जो कोई परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सकता है, क्या कहलाता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है, ठीक। यानी वैद्युत क्षेत्र जो लगा रहे हैं उसकी वैल्यू को, वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू को परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, भंजक विभवांतर यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। चलिए, इतना हो गया, ठीक। अब ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है दोस्तों, परावैद्युत सामर्थ्य में हमने क्या बोला था, आरोपित अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। वो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जो कोई परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के सहन कर पा रहा है, उसी को हम लोग बोल रहे थे परावैद्युत सामर्थ्य। लेकिन दोस्तों, भंजक विभवांतर की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, समझ में आ ही रहा होगा, यहाँ पे हम लोग जैसे परावैद्युत सामर्थ्य के लिए हम लोग वैद्युत क्षेत्र की सहायता से परिभाषित कर रहे थे। एक्चुअली में परावैद्युत सामर्थ्य क्या था, वो वैद्युत क्षेत्र था, उस वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान था जो कोई परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सके। यहां पे हम लोग बात करेंगे विभवांतर की, यानी कि किसी परावैद्युत पदार्थ के किनारों पर आरोपित वह अधिकतम वैद्युत विभवांतर जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सकता है, वो ही उसका भंजक विभवांतर कहलाता है, ठीक है। यानी सपोज करिए, अगर कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई परावैद्युत पदार्थ है, उसके किनारों पर, उसके सिरों पर अगर हम 450 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तब तक तो ठीक है। जैसे ही हमने 450 के आगे बढ़े, ठीक है, 450.1 या 451 कर दिया, 450 की जगह 451 वोल्ट कर दिया, तो वैसे ही वहां पे भंजन हो गया, मतलब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन डेवलप हो गए और वहां कंडक्शन चालू हो गया, ठीक है। मतलब कि परावैद्युत पदार्थ में धारा प्रवाहित होने लगी। तो
वो 450 वोल्ट जो है जहां तक भंजन नहीं हुआ था, इसके ऊपर जाने पर भंजन हो जा रहा है, वो 450 वोल्ट जो है वही 450 वोल्ट उस पदार्थ के लिए, उस परावैद्युत पदार्थ के लिए भंजक विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं आगे टॉपिक में। ये 3 टॉपिक जो छोटे छोटे थे डेफिनेशंस, ये आगे मैं यूज करूंगा, इसलिए आपको इससे परिचित कराना बहुत जरूरी था। सो मैंने देखिए, अब इसमें संधारित्र 3 प्रकार के हो रहे हैं। ठीक है, संधारित्र हमारे 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से संधारित्र? एक्चुअली पहले क्या होता है ये समझेंगे, फिर दोस्तों जानेंगे इनके प्रकार। पहले ये तो जाने ना कि संधारित्र है क्या। ठीक है, देखिए संधारित्र का मतलब क्या होता है, आपको धारिता से तो आप परिचित हो गए ना। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। ठीक है, धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता, और वैद्युत धारिता का मतलब किसी भी चालक पदार्थ के द्वारा आवेशों को ग्रहण करने की, संग्रहण करने की या इकट्ठा करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम लोग उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, अब यहां पे संधारित्र एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, कि उसकी सहायता से हम लोग बिना किसी चालक की आकृति और आकार में परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। सपोज करिए, मान लीजिए ये एक रॉड है, ये लोहे की रॉड है या एक प्लेट है, ठीक, चादर है, ये अधिकतम 5 कूलाम का आवेश इकट्ठा कर सकती है। 5 कूलाम से ज्यादा आवेश ये एकत्र नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो इसकी धारिता अपनी एक फिक्स है। ठीक, एक इसी की जैसी दूसरी प्लेट है, ये भी 5 कूलाम से ज्यादा आवेश एकत्र नहीं कर सकती है। अगर इन दोनों को हम लोग अलग अलग यूज करेंगे तो 5 कूलाम इसने स्टोर किया, 5 कूलाम इसने स्टोर किया, टोटल कितना हुआ? 10 कूलाम का चार्ज स्टोर हुआ है। 5 कूलाम इसने किया और 5 कूलाम का चार्ज इसने इकट्ठा किया। ठीक है, टोटल कितना चार्ज इकट्ठा हुआ? 10 कूलाम का। लेकिन दोस्तों, ठीक है, अगर हम इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाएं, कुछ ऐसा सिस्टम बना ले, इन दोनों को मिला के एक में कुछ आपस में इन दोनों को पास में रख दें, कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि उस पर टोटल चार्ज जो है वो अब पहले कितना चार्ज स्टोर कर रहे थे हम लोग? 10 कूलाम का। अब 10 कूलाम से ज्यादा चार्ज अगर स्टोर कर पा रहे हैं तो बेटर है। क्या दिक्कत है? आइए अब इसको देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, ये 5 कूलाम, ये 5 कूलाम, जब हमने इन दोनों को पास में रखा और एक ऐसा निकाय, एक ऐसा सिस्टम बनाया कि वो सिस्टम अब 12 कूलाम, मान लीजिए 12 कूलाम का चार्ज स्टोर कर रहा है, तो हमारा फायदा है, क्योंकि पहले ये 5 कूलाम कर रहा था, ये 5 कूलाम कर रहा था, टोटल चार्ज कितने हो रहे थे? 10 कूलाम का स्टोरेज हो रहा था। अब देखिए 12 कूलाम का स्टोरेज हो रहा है, तो अच्छा ही है ना, ये तो हमारे लिए बढ़िया है। ठीक है, तो बस संधारित्र एक ऐसी ही युक्ति है और हमारा फायदा भी है। देखिए कोई यूज नहीं, कुछ नहीं, बस 2 चार्जेस को पास मिला के, 2 चालक को पास मिला के हमने एक सिस्टम बना लिया और उसी सिस्टम को संधारित्र कहते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से या जिसमें किसी चालक पदार्थ की आकृति और आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसे ही संधारित्र कहते हैं। अब संधारित्र दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र, एक होता है बेलनाकार संधारित्र और तीसरा होता है गोलीय संधारित्र। ठीक है, अब देखिए समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है? 2 प्लेटें होती हैं। ठीक है, 2 प्लेटें होती हैं, एक दूसरे के समांतर रखी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं समांतर प्लेट। ठीक है, क्योंकि 2 प्लेटें होंगी, एक दूसरे के समांतर होगी। ठीक है, ये रखी होती हैं। उसमें से हम क्या करते हैं दोस्तों? पहली प्लेट को एक वैद्युत स्रोत कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक सोर्स लिख दे रहा हूं, यस मतलब इलेक्ट्रिक सोर्स। ठीक है, पहली प्लेट को हमने वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया। अब वैद्युत स्रोत से जोड़ा है तो यहाँ पे हम कुछ भी हो सकता है कि वैद्युत स्रोत से इसको प्लस चार्ज दिया गया हो, वैद्युत स्रोत से इसको माइनस चार्ज दिया गया हो। ठीक है, हमने मान लिया हमने इसको प्लस चार्ज दिया। ठीक, जब हम इसे प्लस चार्ज देंगे, ठीक है, तो यहां पे घटना होगी स्थिर वैद्युत प्रेरण। दोस्तों जान लीजिए संधारित्र में 2 प्लेटें जरूर होती हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर भी रखी होती हैं, लेकिन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है वो काफी कम होती है। जब एक आवेशित चालक को किसी उदासीन चालक के पास लाते हैं तो वहां पे प्रेरण की घटना होती है, उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। ठीक है, तो ये स्थिर वैद्युत प्रेरण जो हो रहा है, इसमें क्या होगा? इसमें इसी स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण इस वाली प्लेट पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसके भीतरी पृष्ठ पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा। और आपको पता है स्थिर वैद्युत प्रेरण की घटना में क्या होता है? पास वाला सिरा विपरीत प्रकार से और दूर वाला सिरा समान प्रकार से हो जाता है। तो इसके बाहरी पृष्ठ पे क्या होगा? बाहरी पृष्ठ पे जो आवेश
होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और उसको रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया, यहां से भू संपर्कित कर दिया, ताकि भीतरी पृष्ठ पे आवेश आ रहा है वो कैसा है, वो निगेटिव है, बाहर वाले पे पॉजिटिव होगा, और बाहर वाले पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पृथ्वी से और आके इसको न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, और अंदर की भीतरी सतह पे जो निगेटिव चार्जेस है वो एज इट इज बने रहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ये चित्र है समांतर प्लेट संधारित्र का, ठीक है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग बेलनाकार संधारित्र की। अब देखिए इसमें क्या है, आपको दिख रहा है यहां पे, जैसे समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की 2 प्लेटें ली गई थी, प्लेट मतलब बिल्कुल प्लेन, ठीक है, बिल्कुल समतल प्लेटें ली गई थी, यहां पे भी प्लेटें ली जा रही हैं, लेकिन दोस्तों वो समतल नहीं है। वो समतल नहीं है तो क्या है, वो बेलन के आकार का है। सपोज करिए एक बड़ा बेलन, एक छोटा बेलन, छोटे बेलन को बड़े बेलन के अंदर रख दीजिए तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, बिल्कुल सही। अब इसकी बाहरी प्लेट को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दिया है। जब बाहरी प्लेट को हमने वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया है, इलेक्ट्रिक सोर्स, ठीक है, तो हमने मान लिया कि इसको हमने इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ के क्या किया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, और जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज दे देंगे तो इसकी प्लेट पे पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो आउटर सिलेंडर है, ठीक है, इस पूरे पर पृष्ठ इन पूरे पर पॉजिटिव होगा, ठीक है, इधर भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अंदर वाली प्लेट पे स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण निगेटिव हो जाएगा, और हमने यहाँ पे इसको भू संपर्कित भी किया होगा, ठीक है। ओके, तो ये पूरा अरेंजमेंट हो गया बेलनाकार संधारित्र का। इसी प्रकार गोली संधारित्र की बात करते हैं, तो यहाँ आपको आइडिया लग गया होगा दोस्तों, जैसे समांतर प्लेट संधारित्र में 2 समतल प्लेटें ली जाती हैं, बेलनाकार संधारित्र में 2 बेलन लिए जाते हैं, धातु के 2 बेलन। भाई धातु, कोई भी धातु के 2 बेलन बना लीजिए, एक बड़ा बेलन होगा, एक छोटा बेलन होगा, छोटे बेलन को बड़े बेलन के अंदर फिट कर दीजिए, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बन जाएगा। यही संधारित्र है, बेलनाकार संधारित्र, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र मतलब इसमें क्या होगा, इसमें गोलाकार होगा, इसमें जो धातु की प्लेटें हैं वो प्लेटें नहीं होंगे बल्कि धातु के गोले होंगे, एक बड़ा गोला होगा, एक छोटा गोला होगा, ठीक है, और बड़े गोले के अंदर छोटा गोला फिट होगा, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या किया है, इसमें हमने पहले इसको इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ रखा है, इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ रखा है, तो ये पॉजिटिव सपोज करिए हमने इसे पॉजिटिव चार्ज दिया है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस पूरे पर पॉजिटिव आया है दोस्तों, तो इसके जो अंदर गोला रखा है, अब यहां फिर से वही क्या होगी, स्थिर वैद्युत प्रेरण की घटना होगी। स्थिर वैद्युत प्रेरण की घटना में उदासीन वस्तु का समीप वाला सिरा विपरीत प्रकार से आवेशित होता है। देखिए ये तो आवेशित गोला है, इसके अंदर का जो गोला है ये क्या है, ये उदासीन गोला है, तो उदासीन वस्तु का पास वाला सिरा मतलब इस छोटे गोले की जो ऊपरी पृष्ठ होगी, ये बाहरी पृष्ठ, वो कैसी हो जाएगी, विपरीत प्रकार से आवेशित होगी। भाई विपरीत प्रकार का मतलब है अगर ये बाहरी गोला पॉजिटिवली चार्ज है, धनात्मक रूप से आवेशित है, तो इस छोटे गोले की ऊपरी पृष्ठ जो होगी वो विपरीत प्रकार यानी निगेटिव, जो इसके अंदर वाला, इसके जो अंदर की सतह है वो समान प्रकार से हो जाएगी, क्योंकि स्थिर वैद्युत प्रेरण की घटना कहती है कि जो उदासीन वस्तु का समीप वाला सिरा होता है वो विपरीत प्रकार से, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, और दूर वाला जो सिरा होता है वो समान प्रकार से आवेशित हो जाता है। अब इसके दूर वाला सिरा का मतलब क्या है, भाई ये गोला है, खोखला गोला है, इसके अंदर का जो पृष्ठ है वो दूर वाला सिरा, बाहरी पृष्ठ है वो पास वाला सिरा विपरीत प्रकार से आवेशित हो गया, बाहरी सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम उसको ग्राउंडेड करेंगे वो क्या हो गया, वो सारे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएंगे, पृथ्वी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसे आप ऐसे समझिए, भीतरी पृष्ठ देखिए पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है, और अब आपने जैसे ही इसे भू संपर्कित किया है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला पृथ्वी से, इस तार से होता हुआ जाएगा, इसमें आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, इस तार से होते हुए इसमें आएगा, इसको खत्म कर देगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला, उसने इसको खत्म कर दिया। फिर यहां से चौथा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तार से होते हुए आएगा, इसमें आएगा, ये चौथे पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया। इस तरह से पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, ये सारे चार्ज खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, अंदर वाला स्फीयर जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, ये एक संधारित्र बन गया, ठीक है। अगर आप इसमें और सुधार करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसकी धारिता और बढ़ जाए, पहले की तुलना में और बढ़ जाए इसकी धारिता, तो करना कुछ नहीं होगा, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भर देना होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 2 बेलनाकार जो 2 बेलन है धातु के, इनके बीच में भी जो स्पेस आ रहा है यहाँ पे, ये पूरे स्पेस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे स्पेस में आपको भर देना होगा परावैद्युत पदार्थ, ठीक। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से इसकी धारिता बढ़ जाएगी, ठीक। और यही काम आप यहां भी कर सकते हैं। देखिए पहली प्लेट दूसरी प्लेट के बीच में ये वाला जो स्पेस है, आप यहां भी
भर सकते हैं पूरा मटेरियल, ठीक है। ऐसा भर देने से क्या होगा, ऐसा भरने से आपकी धारिता, संधारित्र धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं, अब आप कहेंगे संधारित्र ये क्या यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है, तभी तो बना है, ठीक है। आप जान लीजिए कि आपके जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ठीक है, जैसे आप अगर बात करेंगे अपने टेलीविजन की, ठीक है, अपने कंप्यूटर की, लैपटॉप की, उसमें क्या होता है, बिल्कुल आप उसको खोल के देखेंगे तो उसमें एक मदरबोर्ड निकलती है, ठीक है। उस मदरबोर्ड पे वो सिलिकॉन की होती है चिप, ठीक है, उसके ऊपर ढेर सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उसमें कैपेसिटर भी होता है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध भी होते हैं, ठीक है। कैपेसिटर मतलब संधारित्र, ठीक। और सुनिए, जितनी भी वैद्युत मोटर होती है, ठीक है, वैद्युत मोटर चाहे वो पानी खींचने वाली मशीन हो या फिर कूलर में लगी हुई मोटर हो या इवन आपके सीलिंग फैन के पंखे की मोटर हो, ठीक है, सभी वैद्युत मोटरों में संधारित्र जरूर जरूर लगा होता है, ठीक है, उसके बिना काम नहीं चलता है। तो संधारित्र आपके पंखों में भी लगा है, लेकिन पंखों में जो संधारित्र लगा है उसको जल्दी कोई कैपेसिटर नाम से नहीं जानता, उसको कंडेंसर बोलते हैं। तो कंडेंसर कहें या कैपेसिटर कहें, बात एक ही है, कैपेसिटर कंडेंसर सब एक ही चीज है। और जितने भी वैद्युत मोटर होते हैं सब में कंडेंसर यानी कि कैपेसिटर यानी संधारित्र लगा होता है, ठीक। तो संधारित्र आपके पंखे में भी लगा है, ओके। तो खैर अब इसको मैं रिमूव करता हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए क्या होता है, ओके दोस्तों। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। समांतर प्लेट संधारित्र में देखिए इसी, अब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो मैंने बढ़िया सा डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें दो प्लेटें हैं, ये पहली प्लेट है, इसको हमने नाम दे दिया ए, इस प्लेट को हम बोलेंगे ए। ये हमारी दूसरी प्लेट है, इसको हमने नाम दे दिया बी, ठीक है। तो हमने क्या किया दोस्तों, देखिए हमने प्लेट ए को किसी वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया है, क्योंकि अगर दोस्तों आप वैद्युत स्रोत से नहीं जोड़ेंगे तो आप पहली वाली प्लेट को आवेश कैसे देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया। जैसे ही इसको वैद्युत स्रोत से जोड़ा है, इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ा है, हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है और ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, ठीक है। जब ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी तो देखिए इसके अंदर ये पूरा एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब यानी कि एक परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है। परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी हमने यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच में रख दी है, क्योंकि मैंने बताया था जब आप किसी भी संधारित्र में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में अगर आप किसी परावैद्युत पदार्थ जैसे मोम, कागज या कांच वगैरह को आप भर देते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। और वो बढ़ जाती है, ये बात मैं प्रूफ करूंगा इस डेरिवेशन में, ठीक। और इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक। तो देखिए इसके अंदर एक परावैद्युत पदार्थ भरा था और आपने पढ़ा है ना दोस्तों कि देखिए अब ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो क्या होगा, अब इनका ध्रुवण होगा और यहाँ पे स्थिर वैद्युत प्रेरण की घटना होगी दोस्तों। स्थिर वैद्युत प्रेरण की घटना ये कहती है कि जब किसी आवेशित वस्तु को, शुरुआत में तो दोस्तों ये परावैद्युत पदार्थ जो है वो तो उदासीन रहा होगा ना, उस पर कोई आवेश तो था नहीं भाई, शुरुआत में क्यों आवेश होगा, शुरुआत में तो वो सभी वस्तुएं उदासीन होती है ना, ठीक है। तो जब इस आवेशित प्लेट के बगल में एक उदासीन परावैद्युत पदार्थ रखा था तो स्थिर वैद्युत प्रेरण की घटना होगी। उस घटना के तहत क्या होगा, परावैद्युत पदार्थ का वो सिरा जो प्लेट ए के नजदीक है, कौन सा सिरा हुआ, ये वाला परावैद्युत पदार्थ का वो सिरा जो प्लेट ए के नजदीक है, ऐसा ऋणावेशित हो जाएगा। ये देखिए पूरा ऋणावेशित हो गया, ठीक है। जबकि परावैद्युत पदार्थ का वो वाला सिरा जो प्लेट से दूर है वो समान प्रकार से आवेशित हो जाएगा। तो पास वाला सिरा विपरीत प्रकार यानी निगेटिवली चार्ज हो गया और जो दूर वाला सिरा है वो समान प्रकार से यानी कि पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक। और दूसरी वाली प्लेट, अब दोस्तों जो परावैद्युत पदार्थ के दूर वाले सिरे पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, फिर से स्थिर वैद्युत प्रेरण की घटना को पैदा करेगा। किसके साथ, प्लेट बी के साथ। और प्लेट बी की जो भीतरी सतह है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, बाहरी सतह जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इन सारे पॉजिटिव चार्ज, बाहर आने वाले सारे पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पृथ्वी से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन और इस तार में होते हुए जाएंगे और एक एक करके सारे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसलिए दोस्तों मैंने बनाया ही नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे ना दोस्तों, देखेंगे कोई भी डायग्राम देखेंगे आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रॉन्स पृथ्वी से निकल के जाके न्यूट्रलाइज कर दिए। और दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने एक सिंबल यूज किया है, ये वाला सिंबल, ठीक है, ये वाला सिंबल, ये सिंबल होता है, इसको बोलते हैं अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, ये सब हम लोग चैप्टर नंबर 3 में डिटेल से समझेंगे। लेकिन अभी जान लीजिए कि अर्थिंग यहाँ पे होता क्या है। एक्चुअली आपने देखा होगा 3 पिन सॉकेट होते हैं जिसमें आपने 3 पिन होती है, आप उसको
सोर्स में लगाते हैं, किसी भी प्लग में लगाते हैं और ऑन करते हैं, ठीक है। तो जो 3 पिन सॉकेट में 2 पिन होती हैं, साथ साथ लगी होती हैं, पतली होती हैं, 2 पिन पतली पतली होती हैं और एक पिन यहाँ पे होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है। तो ये जो मोटी वाली पिन है आप उसको पलट के देखिएगा, उसमें इस तरह का सिंबल बना होगा, ठीक है। मतलब ये वाला जो बड़ी वाली पिन होती है वो ग्राउंडेड होती है, ठीक है। ग्राउंडेड होने से क्या फायदा है, क्यों लगाते हैं, मतलब पर्पस क्या है इसका, वो सब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी इस सिंबल का मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब होता है अर्थिंग की गई। अर्थिंग मतलब कुछ नहीं, केवल आप उसे पृथ्वी से जोड़ के रखे हैं, बस बात खत्म, ठीक है। मतलब इस वाली प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ा गया है, पृथ्वी से जोड़ दिया है, ठीक। उसी को बोलते हैं, इंग्लिश में अर्थिंग बोलते हैं, हिंदी में आप भू संपर्कित बोल सकते हैं, ठीक, ओके। इसी परावैद्युत पदार्थ के भीतर एक बिंदु ले लिया है, इस बिंदु को हमने बोल दिया बिंदु P। इस बिंदु P पर दोस्तों प्लेट A और प्लेट B दोनों ही क्या करेंगे, इस पे अपना अपना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। बिंदु P पर, ये वाले P है ना, बिंदु P पर प्लेट A के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, उसको हमने E1 बोल रखा है, ठीक है, उसको हमने E1 बोल रखा है। तो E1 इज इक्वल टू, भाई एक बात बताइए, आपने पढ़ा है ना कि जो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में, किसी पतली आवेशित चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, पतली चादर के कारण होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और मोटी चादर के कारण केवल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो हम लोग यूज करते हैं वो पतली चादर होती है, तो पतली चादर के लिए अपॉन में 2 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ रहा है ना, वो केवल तब लागू होता है जब प्लेट के चारों तरफ क्या हो, निर्वात हो या वायु हो, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की वैद्युशीलता है। चैप्टर नंबर 1 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ओके। तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की वैद्युशीलता है। जब प्लेट के चारों ओर निर्वात होगा तब तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, लेकिन जब प्लेट के चारों ओर निर्वात नहीं होगा, कोई माध्यम होगा, उस माध्यम की वैद्युशीलता हमें यहाँ रखनी पड़ेगी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट तो निर्वात की या वायु की वैद्युशीलता है। अगर निर्वात वायु नहीं हुआ, उस प्लेट के चारों ओर कोई परावैद्युत पदार्थ हुआ जैसे कि यहाँ पे रखा है, तो इसी एप्सिलॉन की जगह पे क्या आ जाएगा, मतलब एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसमें बदल जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन क्या है, परावैद्युत पदार्थ की वैद्युशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या था, निर्वात या वायु की वैद्युशीलता, ठीक है, ओके। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बिंदु P पर A के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 जो है वो इस दिशा में होगा। कैसे पता चला, क्योंकि धनात्मक आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की ओर होती है। तो आवेश ये है ना, तो इससे दूर की ओर होगी, ठीक है। आवेशित प्लेट ये है, धनावेशित प्लेट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट के लंबवत दिशा में होती है और दूर की ओर होती है, तो लंबवत दिशा में है और दूर की ओर है, ठीक। इसका जस्ट रिवर्स, किसी भी ऋणात्मक रूप से आवेशित या ऋणावेशित प्लेट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट के लंबवत होती है और प्लेट की ओर होती है। देखिए एरो इधर की ओर जा रहा है, मतलब E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन सेम है। E1 धनावेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 इधर की ओर है और ऋणात्मक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 इधर की ओर है, दोनों एक ही दिशा में है। अब हम E2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बिंदु P पर प्लेट B के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, सेम यही आ जाएगा। भाई दोनों वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, बिल्कुल। अब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, उनका परिणामी निकालना है। तो 11वीं क्लास में बताया गया था आपको कि अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, उनका परिणामी निकालना है, तो उसको आप सिंपली जोड़ दीजिए। तो बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 कितना है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। E2 कितना है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, ठीक है। और दोनों का जरा जोड़िए, कितना आएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक। और आप इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू K, ठीक है। ऐसा क्यों किया दोस्तों, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में एक रिलेशन पढ़ा था कि एप्सिलॉन बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू K, जहां K क्या है, परावैद्युत नियतांक है, किसका, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युत नियतांक है, ठीक है, ओके। अब दोस्तों आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव प्रवणता में संबंध होता है। हमने मान लिया है कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, V है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। तब क्या करेंगे, E बराबर कितना होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होती है विभवांतर बटे दूरी। यहाँ पे देखिए एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में हमको D दूरी तय करनी पड़ रही है, और D दूरी जब हम तय कर रहे हैं तो विभवांतर मतलब विभव में परिवर्तन कितना हो रहा है, V हो रहा है।
तो वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है विभव में परिवर्तन बटे चली गई दूरी, यानी V बटे D। तो E बराबर कितना हो जाएगा, V बटे D हो जाएगा। और देखिए सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, जहां पे A क्या है दोस्तों, A है प्लेट का क्षेत्रफल। हमने माना है कि प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, A है। यहां पे पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 से भाई इसकी जगह रखेंगे हम लोग V अपॉन में D इज इक्वल टू, इसकी जगह Q की जगह क्या रखेंगे, सिग्मा की जगह रखेंगे Q अपॉन A। जब यहां रखेंगे Q अपॉन में A, ठीक, और ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू K। और देखिए जब ये अपॉन में A लिखा है तो A क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इनके साथ आ जाएगा। अब देखिए मुझे धारिता निकालनी है दोस्तों। धारिता क्या होती है, धारिता C बराबर Q अपॉन में V, Q अपॉन V ये होती है ना धारिता। अब इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए हमको C बनाना पड़ेगा ना पहले। तो आइए पहले C बनाइए। तो C बनाने के लिए Q अपॉन V करना पड़ेगा। यहां देखिए दोस्तों Q दिख रहा है, अगर हम V को ले जाकर इसके नीचे शिफ्ट कर दें तो क्या बन जाएगा, ये तब ये बन जाएगा Q अपॉन में V इज इक्वल टू, ये V की जगह चला जाएगा, V इसकी जगह आ गया, तो Q अपॉन V इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट A K और अपॉन में D। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन में D। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा अब देखिए ये क्या बन गया, ये तो धारिता बन गई ना, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी हो गई, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन में D। अच्छा ये समीकरण नंबर 4। ठीक है दोस्तों, इतना तो हो गया। अब चलिए दोस्तों इसमें हम लोग थोड़ा एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, इसको मैं रफ करता हूं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, भाई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन में D। ठीक है, यही तो मैंने अभी ड्राइव किया ना समीकरण नंबर 4 में, और ये हमारी समीकरण नंबर 4 बनी थी, इसको हमने लिख लिया। ठीक, अब हम लोग लगाएंगे इसमें स्पेशल केस। देखिए स्पेशल केस का मतलब क्या है, स्पेशल केस का मतलब होता है कुछ विशेष स्थितियां। सपोज करिए, कल्पना कीजिए कि आपने किया क्या है, आपने इस परावैद्युत पदार्थ को हटा लिया। जब आप इस परावैद्युत पदार्थ को हटा लेंगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे बिल्कुल एकदम निर्वात उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। जैसे आपने ये परावैद्युत पदार्थ को हटा लिया, उसकी जगह वायु तो अपने आप पहुंच जाएगी ना। मतलब अगर आपने परावैद्युत पदार्थ हटा लिया है तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में वायु आ जाएगी, और वायु हो या निर्वात हो, वायु और निर्वात भी तो परावैद्युत पदार्थ होते हैं, मैंने कब मना किया, होते हैं। ठीक है, लेकिन वायु या निर्वात का जो परावैद्युत नियतांक होता है K बराबर 1 होता है। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। स्पेशल केस में पहला पॉइंट, यदि परावैद्युत माध्यम के स्थान पर वायु हो, वायु के लिए K बराबर कितना हो जाता है, वायु के लिए K बराबर आपका 1 हो जाएगा। भाई वायु है निर्वात हो, K बराबर 1 होता है, ये चैप्टर नंबर 1 में हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, यदि इनके स्थान पर माध्यम में, मतलब माध्यम के स्थान पे वायु हो जाएगी, तब इस प्रकार के संधारित्र को वायु संधारित्र कहते हैं, मतलब एयर कैपेसिटर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर कैपेसिटर। ओके, तब समीकरण 4 से। और दोस्तों जब हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं वो केस, अगर हम इसमें माध्यम की जगह पे वायु रख रहे हैं तो संधारित्र वायु संधारित्र हो जाएगा। और दोस्तों वायु संधारित्र की धारिता को C0 से लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं C0 या C0, कुछ लोग इसे C0 भी पढ़ते हैं, वो भी सही है, और C0 बोलेंगे तो भी सही है। ठीक है, तो C0 इज इक्वल टू कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट A की जगह रखेंगे A, लेकिन K की जगह 1 रखेंगे क्योंकि K बराबर 1 हो गया। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, सिंस K इक्वल 1। ठीक, ओके, अपॉन में D। अब देखिए ये वायु संधारित्र की धारिता निकल आई, इक्वेशन नंबर 5। अब समीकरण 4 और 5 को भाग कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5 कितना हो जाएगा, पहले इक्वेशन 4 को ऊपर लिखेंगे, इक्वेशन 5 को नीचे लिखेंगे। देखिए C अपॉन में C0 इज इक्वल टू, C की वैल्यू कितनी है, कहां गया, ये है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन में D। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी है C0 की, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ठीक, ये कितना आएगा, ये आएगा C अपॉन में C0। देखिए D से D कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A कट जाएगा, केवल K बचेगा। ठीक, यानी कि अब देखिए यहां से एक परिभाषा निकल के आई, परावैद्युत नियतांक की एक परिभाषा यहां से भी निकल के आएगी। एक परिभाषा तो हमने चैप्टर नंबर 1 में दिया था, परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युत नियतांक, जिसे परावैद्युतांक भी बोलते हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युत नियतांक की एक परिभाषा हमने चैप्टर नंबर 1 में देखी थी, एक यहां पर देखेंगे। इसमें देखिए करना क्या है दोस्तों, इसमें आप
को क्या दिख रहा है कि K बराबर C अपॉन में C नॉट है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि किसी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत नियतांक K उस पदार्थ से युक्त संधारित्र की धारिता C तथा उसी आकार के वायु संधारित्र मतलब उसके अंदर वायु आ जाएगी, ठीक है, के धारिता C नॉट के अनुपात के बराबर होता है। एक बार फिर सुनिएगा, किसी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत नियतांक उस पदार्थ से युक्त किसी संधारित्र की धारिता C तथा उसी आकार के वायु संधारित्र की धारिता C नॉट के अनुपात के बराबर होता है, ठीक। ओके, तो एक परिभाषा आपने यहां से बना ली, ठीक। चल ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए इसमें हम लोग क्या देखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, जब परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। इसका मतलब क्या होता है, अभी जो हमने इससे पहले वाला केस देखा था उसमें परावैद्युत पदार्थ भरा था, लेकिन वो परावैद्युत पदार्थ दोनों प्लेट के बीच पूरी जगह पे पूरी d दूरी में फैला हुआ था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे, उसके लिए एक सूत्र निकालेंगे, लेकिन तब जब परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, मतलब परावैद्युत पदार्थ की एक पतली सी पट्टी रखी हो, ठीक है, वो परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच पूरी दूरी d में ना होकर केवल एक छोटी सी दूरी t क्या है, उसकी थिकनेस है, t फॉर थिकनेस है ना, किसकी थिकनेस, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, ठीक है। तो जब परावैद्युत पदार्थ संधारित्र की प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से भरा होगा, ठीक है, मतलब पूरी दूरी d में ना फैलकर केवल t मोटाई का होगा, बाकी इधर थोड़ा सा स्पेस रहेगा, वायु रहेगी, खाली स्पेस रहेगा, इधर वायु होगी, खाली स्पेस होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए डेरिवेशन करना है हम लोग को, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र वगैरह निकालना और फिर धारिता निकालनी है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग दो प्रकार के वैद्युत क्षेत्र देखेंगे, ठीक है। पहला वैद्युत क्षेत्र, प्लेट के कारण परावैद्युत पदार्थ के भीतर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो निकालेंगे। फिर प्लेट के कारण खाली स्पेस में कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो निकालेंगे, ठीक। और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्लेटों के मध्य, ठीक है, प्लेटों के मध्य वायु में मतलब क्या है, प्लेटों के मध्य तो ये पूरी जगह आ गई, लेकिन प्लेटों के मध्य हमको वो जगह लेनी है जहां पे केवल वायु हो, यानी कि इतने स्पेस की बात कर रहे हैं या फिर इतने स्पेस की बात कर रहे हैं। अभी इसके अंदर की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो परावैद्युत पदार्थ के भीतर वाला मामला हो जाएगा, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लिखा है प्लेटों के मध्य वायु में, यानी इतने स्पेस में और इतने स्पेस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं ना कि अगर हम संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि पहली प्लेट कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी प्लेट कितना उत्पन्न करेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वही तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ओके। अब हम निकालेंगे प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ में, यहां हम लोग वायु की बात कर रहे थे, है ना, प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है दोस्तों। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, अगर वायु था तो एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, अगर वायु नहीं है उसके स्थान पे कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, है ना ओके। और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है ओके दोस्तों। देखिए यदि प्लेटों के मध्य t दूरी में परावैद्युत पदार्थ, देखिए t दूरी में ही तो परावैद्युत पदार्थ है ना, t दूरी में परावैद्युत पदार्थ एवं d माइनस t दूरी, भाई पूरी दूरी है d, ये वाली है t, तो ये वाली प्लस ये वाली कैसे मिलेगी, पूरी में से t को घटा दीजिए, और d माइनस t दूरी में वायु हो, तब प्लेटों के मध्य विभवांतर निम्नलिखित होगा। भाई विभवांतर निकालने का एक सूत्र होता है, ठीक है, विभव प्रवणता वाला फॉर्मूला अपनाइए। E बराबर कितना होता है दोस्तों, विभवांतर बटे दूरी, यहां से जरा v निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, बस यही वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू कितनी दूरी में वायु है, वायु है d माइनस टी दूरी में, तो d माइनस टी, फॉर्मूला कहता है v बराबर दूरी इंटू वैद्युत क्षेत्र, d माइनस टी दूरी लिखी है तो d माइनस टी दूरी में कौन सा क्षेत्र एग्जिस्ट कर रहा है, E नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इंटू में क्या लिखेंगे, E नॉट, ठीक है, प्लस फिर बात करेंगे ये वाली दूरी की, t दूरी की, तो t दूरी में कौन सा क्षेत्र है, t दूरी में मतलब परावैद्युत पदार्थ में कौन सा क्षेत्र है,
टी दूरी में परावैद्युत पदार्थ में कौन सा क्षेत्र है? ई है। ठीक, अब क्या करेंगे, ई नॉट और ई की वैल्यू समीकरण 1 और 2 से उठा के इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया है। लिखेंगे समीकरण 2 व 1, समीकरण 2 व समीकरण 1 से ई नॉट तथा ई का मान, ई नॉट तथा ई का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए जरा, कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ठीक है, प्लस ई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब आपको पता है दोस्तों सिग्मा का मतलब क्या है, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए के, तो यहां रख दीजिए। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू अपॉन में a और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज बना रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। यहां देखिए सिग्मा की जगह रखेंगे अब क्यू अपॉन में a, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन में a। लेकिन दोस्तों एप्सिलॉन बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू के में टी। यहां हम लोग लिखेंगे दोस्तों, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन में a एंड, ठीक है, और यहाँ पे एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। रखिए जरा यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है क्यू अपॉन में ए, एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लिया जाए। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा d माइनस टी, और यहां बचेगा t अपॉन में ये k बच जाएगा, क्योंकि ये k तो बाहर गया नहीं है ना। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब यहां मैं रफ करता हूं, v इज इक्वल टू कितना आ गया, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू a और d माइनस टी प्लस t अपॉन में k। ठीक, ओके, अभी मैं सारा रफ करता हूं। अब देखिए मुझे क्या बनाना है, मुझे दोस्तों धारिता निकालनी है, c बराबर Q अपॉन में V करना है। देखिए Q भी है V भी है, आसान है। क्या करेंगे, V को नीचे ले आएंगे, बाकी पूरा उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन में V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन में या डिवाइडेड बाय D माइनस टी प्लस T अपॉन में K। अब देखिए क्या बन गया, ये धारिता बन गई, तो यहां से हम इसे लिख सकते हैं कि Q अपॉन V, Q अपॉन V क्या बन गया, धारिता C, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ठीक है, ओके, हम समीकरण नंबर 2 बना चुके थे, और इसको हम लोग ले लेते हैं समीकरण नंबर, नहीं 3 हो गई थी, 4, ये समीकरण नंबर 4 है, 3 पहले बन चुके थे। ठीक है, अच्छा अब हम दोस्तों इसमें कुछ स्पेशल केस लगाएंगे। देखिए दोस्तों, पहला स्पेशल केस ये है, यदि परावैद्युत पदार्थ क्या हो, मतलब परावैद्युत पदार्थ हो ही ना, और जब परावैद्युत पदार्थ नहीं होगा तो पूरे स्थान में वायु होगी। बिल्कुल, जब परावैद्युत पदार्थ नहीं होगा, मान लीजिए हमने इसको निकाल लिया, तो जगह खाली थोड़ा ना रहेगी, इसमें अब वायु आके अपने आप फिल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर परावैद्युत पदार्थ नहीं होगा तो मतलब पूरे स्थान में वायु होगी, पूरे स्थान में वायु होगी मतलब ये परावैद्युत पदार्थ नहीं है, तो T इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस, यदि परावैद्युत पदार्थ ना हो तो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, क्योंकि T क्या था, T था परावैद्युत पदार्थ की मोटाई, ना परावैद्युत पदार्थ रहेगा ना उसकी मोटाई रहेगी, यानी T इज इक्वल टू 0। चलिए, तो इसी वाले समीकरण में समीकरण 4 से देखिए, समीकरण 4 में T बराबर 0 रखिए, कितना हो जाएगा, T बराबर 0 रखेंगे, D माइनस टी, T की जगह 0, D माइनस 0 दैट इज D, और यहाँ 0 अपॉन समथिंग दैट इज 0, कितना हो जाएगा, यह निकल के आ जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ठीक, इतना ही तो आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड वाले पॉइंट की। ठीक है, सेकंड वाले पॉइंट में क्या, पहले पॉइंट में था कि परावैद्युत पदार्थ हो ही ना, दूसरे वाले केस में है यदि परावैद्युत पदार्थ पूरी दूरी में भरा हो, मतलब कि परावैद्युत पदार्थ ये पूरी दूरी D में फिल हो, पूरी दूरी D में फिल होगा तो क्या होगा, तब T का मान D के बराबर नहीं हो जाएगा। सपोज करिए अगर परावैद्युत पदार्थ की चौड़ाई बढ़ते 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 D के बराबर हो जाए तो ये पूरी जगह घेर लेगा, तो वही बात तो हो गई कि अगर परावैद्युत पदार्थ पूरी दूरी में भरा होगा तो ये T का मान, ये T जो है वो चौड़ाई होती है, T क्या होती है, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई। अगर परावैद्युत पदार्थ पूरे जगह में भरा होगा तो ये T बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यदि परावैद्युत पदार्थ संपूर्ण दूरी D में भरा हो तब क्या होगा दोस्तों, T बराबर D हो जाएगा, T बराबर D। अब देखिए दोस्तों, T बराबर D, इसी समीकरण में T बराबर D रखिए, तो क्या होगा, यहाँ पे T की जगह पे जैसे D रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे T की जगह D रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D बाई K, और K ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये निकल के आ जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन में D।
आप दोस्तों देख रहे होंगे पहले वाले केस में जब परावैद्युत पदार्थ नहीं होता है, मतलब परावैद्युत पदार्थ के रूप में वायु होती है, तो क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग उस प्रकार के संधारित्र को बोलते हैं वायु संधारित्र। और वायु संधारित्र की धारिता अभी हमने C नॉट कितना निकाला था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ये देखिए ये वही तो आ रहा है, यानी ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया वायु संधारित्र की धारिता। ठीक है, ओके। और थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग। ठीक है, यदि प्लेटों के बीच T चौड़ाई की कोई चालक प्लेट हो तब क्या होगा। चालक प्लेट के लिए दोस्तों क्या होता है, चालक प्लेट के लिए K बराबर 1 होता है, सॉरी K बराबर अनंत होता है। ठीक है, यदि प्लेटों के बीच T चौड़ाई की कोई चालक प्लेट K बराबर अनंत हो तब ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे दोस्तों, बस चेंजेस इतने होंगे कि इसी वाले समीकरण में, समीकरण 4 में देखिए K की जगह अनंत रखिए, D माइनस T तक तो ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है प्लस में T अपॉन K, T अपॉन K, K की जगह अनंत रखेंगे, कुछ भी लिखा हो बटे में अनंत हो वो पूरा 0 हो जाता है, तो ये वाला हिस्सा पूरा 0 हो जाएगा। और C इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, C इज इक्वल टू निकल के आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T। ओके दोस्तों, तो आज के लेक्चर से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक कीजिए। धन्यवाद।